विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट, 14 बीघा, ऋषिकेश। तो इतिहास में हम मुगल प्रशासन कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हमने क्या करना है, मुगल भू राजस्व अधिकारियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मुगल भू राजस्व दर पढ़नी है, मुगल कालीन राजस्व के अन्य स्रोत पढ़ने हैं, भूमिदार पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ मुगल भू राजस्व अधिकारियों के बारे में। किनके बारे में? मुगल भू राजस्व अधिकारियों के बारे में। तो मुगल राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत यद्यपि कर का निर्धारण प्रत्येक कृषक से किया जाता था, परंतु लगान एकत्र करने का कार्य जमींदार, तालुकेदार, मुकद्दम और पाटिल करते थे। कौन करते थे? कर का निर्धारण किससे हो रहा है? प्रत्येक कृषक से किया जा रहा है, लेकिन कर एकत्रित करने का कार्य कौन कर रहे हैं? जमींदार कर रहे हैं, तालुकेदार कर रहे हैं, मुकद्दम कर रहे हैं, पाटिल कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है। भू राजस्व प्रशासन की मुख्य इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी। भू राजस्व प्रशासन की मुख्य इकाई और सबसे छोटी इकाई भी ग्राम ही होती है। मुख्य इकाई भी ग्राम होती थी, सबसे छोटी इकाई भी ग्राम थी, जिससे मालगुजारी, मालगुजारी जहां जहां पे शब्द आएगा मतलब लगान, मालगुजारी मतलब लगान से संबंधित दो अधिकारी होते थे, मुकद्दम और पटवारी। कौन होते थे? मुकद्दम और पटवारी। मैंने बताया था ना, खुद मुकद्दम चौधरी बताए थे। तो मुकद्दम और पटवारी, मुकद्दम एवं पटवारी वंशानुगत अधिकारी होते थे। मुकद्दम और पटवारी कितना अच्छा होता नहीं? पटवारी का पेपर दिया, पटवारी बने, अपनी पूरी पीढ़ी को क्या कर दिया? पटवारी का बच्चा पटवारी, उसका बच्चा भी फिर पटवारी। तो बढ़िया था, है ना? अगली जनरेशन को क्या, लेकिन अब नहीं चलता भाई ये। ठीक है, तो पटवारी और मुकद्दम जो थे वंशानुगत अधिकारी होते थे। मुकद्दम जो था वो माल गुजारी वसूल करता था, जिसके पारिश्रमिक के रूप में उसे 2.5% नगद या राजस्व मुक्त भूमि मिलती थी। कितना? 2.5%। मुकद्दम को कितना मिलता था भाई? 2.5%। ठीक है, कितना मिलता था? 2.5% मिलता था। पटवारी गांव की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। पटवारी क्या करता था? आय व्यय का यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा यानी अकाउंट का काम करना। उसे भी पारिश्रमिक के रूप में उसके द्वारा वसूले गए राजस्व का 1% दस्तूरी, क्या दस्तूरी के रूप में मिलता था। नहीं बोलते हम दस्तूर है भाई, ये तो रिवाज, दस्तूर नहीं बोलते, मतलब देना ही देना है 1%। किसको? पटवारी को। तो पटवारी क्या करता था? गांव की आय व्यय का लेखा जोखा करता था। ठीक है, उसको भी पारिश्रमिक के रूप में उसके द्वारा वसूले गए राजस्व का 1% दस्तूरी के रूप में देना होता था। अब देखो ना, 2.5% चला गया मुकद्दम के पास, 1% चला गया पटवारी के पास, और ऐसे थोड़ा 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 कई, यानी जैसे जो क्या करता था, भूमि की पैमाइश करेगा उसको भी मिलेगा जाबिताना। क्या मिलेगा? और क्या, फिर जरीवाना भी देना पड़ता था, फिर दशहरी भी देना पड़ता था, फिर आबवाब भी देने पड़ते थे। तो कहने को होता है खाली 33% टैक्स, लेकिन देते 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 वो लगभग नहीं होता, टैक्स दे दिया उसके बाद फिर 1% यहाँ, 2.5% वहाँ, लगभग 50% ही आता था किसान के हाथ में, बल्कि 50 से भी कम आता था। इतना समझ में आया? ठीक। और कितना बुरा लगता है कि काम आप कर रहे खेत में और आपको खाली 50% मिल रहा, 50% सब क्या देना पड़ रहा है। ठीक है। गांव की पड़ती भूमि एवं चारागाह भूमि पर ग्राम समुदाय का स्वामित्व न होकर राज्य का अधिकार होता था। चारागाह भूमि पर किसका अधिकार होता था? आंसर राज्य का अधिकार होता था, ग्राम समुदाय का अधिकार नहीं होता था। आपने देखा होगा, कई बार सल्तनत में पढ़ा होगा आपने, चरई, चारागाहों पर टैक्स, यानी अगर आपके पशु चर रहे हैं उस पर भी टैक्स देना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो दूध देंगे ना, दूध आप बेचोगे या पियोगे, जो भी है, फायदा तो आपको हो रहा है, लेकिन चर कर रहे हैं पशु उन चारागाहों पर। तो मैंने कहा, जो चारागाह भूमि होती थी वो राज्य का अधिकार होता था। जिन गांवों को मदद माश, माफी और वक्फ के रूप में लगान मुक्त अनुदान दिए जाते थे, उन्हें एम्पा ग्राम कहा जाता था। क्या क्या कहते थे? एम्पा ग्राम कहते थे उन्हें। क्या कहते थे? एम्पा ग्राम। मदद माश, माफी और वक्फ, वक्फ मतलब धार्मिक, धर्म कर्म के लिए जो भूमि दान में दी गई है उसको क्या बोलते थे? वक्फ। सुना है ना, सुन्नी वक्फ बोर्ड, है ना? कांग्रेस के समय में एक एक्ट पास हुआ था वक्फ भूमि का, जिस पर कि उनको बहुत अधिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, ठीक है जी। परगने में आमिल, कानून गो,
परगने पे आ गए। अब हम परगने में आमिल, कानूनगो तथा अमीन भू राजस्व के प्रमुख अधिकारी होते थे। आमिल क्या करता था? भू राजस्व निर्धारण करता था। आमिल क्या करता था? हम परगने पे हैं इस समय। कहां पर हैं? परगने पे। तो परगने में आमिल, कानूनगो और अमीन ये भू राजस्व के प्रमुख अधिकारी होते थे। आमिल क्या करता था? भू राजस्व निर्धारण करता था तथा कानूनगो इस कार्य में उसकी सहायता करता। पटवारियों का प्रधान होता था कानूनगो। किसका प्रधान? पटवारियों का प्रधान कानूनगो। भाई गांव में कौन? पटवारी। अब थोड़ा उससे ऊपर क्या आ गया? परगना। तो परगने में कौन? कानूनगो, है ना। अकबर ने अपनी दहसाला प्रणाली को लागू करने के लिए 1573 में बंगाल, बिहार और गुजरात को छोड़कर, किसको छोड़कर? बंगाल, बिहार, गुजरात को छोड़कर संपूर्ण उत्तरी भारत में करोड़ी नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की। करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसे 1 करोड़ दाम या 2.5 लाख रुपए वसूल करने होते थे। कितने दाम? तो हो गया तांबे का, रुपया हो गया चांदी का। तो या तो 2.5 लाख रुपए जमा करने हैं उसने चांदी के, या फिर 1 करोड़ तांबे के दाम इकट्ठे करने। ठीक है। तो करोड़ी नामक, कहां नहीं किया करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति अकबर ने? बंगाल, बिहार, गुजरात में नहीं की। ठीक है। अगला मुक्तई प्रथा, यानी मिश्रित प्रणाली जिसे बोलते हैं। मुक्तई प्रथा क्या थी? एक मिश्रित प्रणाली थी। मैं गांव के मालिक से 2-3 वर्ष के लिए एक मुश्त लगान का करार किया जाता था। 2-3 वर्ष के लिए, भैया 2-3 साल में एक मुश्त लगान दे दो, बस करार हो गया। ठीक। तो मुक्तई प्रथा क्या थी? मिश्रित प्रणाली थी। गांव के मालिक से 2-3 वर्ष के लिए एक मुश्त लगान का करार किया जाता था। फ्रांसिस बर्नियर, एक फ्रांसीसी चिकित्सक था, फ्रांसिस बर्नियर, मैंने बताया था आपको। ट्रबल इन द मुगल एम्पायर, चिकित्सक था ना ये, चिकित्सक, फ्रांसीसी चिकित्सक था एक, फ्रांसिस बर्नियर। भाई एक तो मनुची था, उसने स्टोरियो जो मोगोर लिखी। अरे उत्तराधिकार का युद्ध पढ़ रहे थे जब हम शाहजहां के लड़कों के बीच में, तो फ्रांसिस बर्नियर आया था। क्या लिखा उसने? ट्रबल इन द मुगल एम्पायर लिखा। एक बार चेक कर लो, बिल्कुल लिखा। 99.99% लिखा फ्रांसिस बर्नियर ने लिखा। तो फ्रांसिस बर्नियर ने मुगल सूबेदारों के अत्याचार पूर्ण कार्यों का वर्णन करते हुए कहा है कि ऐसे समय में जब कोई भूमि प्राप्त करता था तो वह उससे अधिकाधिक निचोड़ता था और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र भाग जाते थे। अरे भागना ही है भाई। तो ये इसका वर्णन कौन करता है? फ्रांसिस बर्नियर करता है भाई, है ना। शाहजहां ने ठेके पर भूमि दान देने की, भूमि को देने की प्रथा का प्रारंभ किया शाहजहां ने। अब ठेके पर अगर देंगे तो सबसे अधिक बोली बोलने वाले को ठेका मिलेगा। ठेका मिलेगा तो क्या होगा? वो किसानों का शोषण करेगा। तो किसान कहां भागेगा? जब नहीं दे पाएगा तो भागेगा। अच्छा जी, मुगल भू राजस्व के बारे में पढ़ लेते हैं। लैंड रेवेन्यू जो था वो कितना था? दर जो रेट था वो कितना था? अकबर के शासन काल में सामान्य रूप से उपज का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। कितना? 1/3 लिया जाता था। किंतु यह गुजरात में उपज का 1/2 भाग था। गुजरात में कितना था भाई? 1/2 भाग था। राजपुताना में कितना था? 1/7 था। राजपुताना में दरअसल ज्यादा नहीं होता ना वो, है ना। तो 1/7 या 1/8 था, है ना। और राजपूतों की वजह से ही अकबर का साम्राज्य क्या हो रहा था? स्थापित हो रहा था। तो वहां पर 1/7, 1/8 भाग लैंड रेवेन्यू के रूप में रखा गया। बाकी गुजरात में 1/2 रखा गया और जगहों पर 1/3 रखा गया। 33%, कहीं 33, कहीं 50, कहीं पर बहुत ही कम। राजपुताना में सबसे कम। शाहजहां के शासन काल में सामान्यतः भूमि पर भू राजस्व दर बढ़ाकर 50% तक हो गया। कितना? अरे भाई ताजमहल बनाना है, लाल किला बनाना है, अय्याशी करनी है ना, दान देना है, मयूर सिंहासन बनाना है, जिस मतलब बैठने के लिए जो चेयर होती है राजा की, मयूर सिंहासन, उस पर कोहिनूर हीरा लगाना है, संसार का सबसे महंगा हीरा, है ना। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि तख्त ताउस बोलते थे उसको, क्या बोलते थे? तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? कौन होगा बताओ तो? फंस गए। मोहम्मद शाह रंगीला। कौन? क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला के समय ईरान के नेपोलियन नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह समझते हो, जिसको क्या बोलते हैं? ईरान का नेपोलियन। जब हम लेटर मुगल्स पढ़ रहे होंगे ना, उत्तरवर्ती मुगल, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 के बाद वाले मुगल शासकों को क्या बोलते हैं हम? उत्तरवर्ती मुगल बोलते हैं।
उत्तरवर्ती मुगलों में एक आएगा मोहम्मद शाह रंगीला। क्या आएगा? अब रंगीला इसलिए बोल रहे, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, रंगीला, रंगीलो, रंगीला समझ रहे हो? इतना रंगीला था कि जनता ने उसका रंगीला नाम दिया। अब मोहम्मद शाह रंगीला के समय अवध के नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क, किसने? अवध के नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क ने आमंत्रित किया नादिर शाह को कि आओ आक्रमण करो। क्या करो? आक्रमण करो। अब नादिर शाह ने कर दिया आक्रमण। क्या कर दिया? और दिल्ली को लूटा, कत्लेआम कर दिया नादिर शाह ने दिल्ली में। और उसके बाद दरअसल क्या था कि सादत खां बुरहानुल मुल्क ने कहा था कि आप आक्रमण करो दिल्ली पर, मैं आपको 20 करोड़ रुपए दूंगा। कितने? अब क्या हुआ, नादिर शाह ने पैसे की मांग की। सादत खां बुरहानुल मुल्क ने, आओ तो है ही नहीं मेरे पास। तो नादिर शाह ने कहा रोज ऐसे काटूंगा, पूरी उंगली भी नहीं काटूंगा, एक दिन इतनी, फिर अगले दिन इतनी, फिर अगले दिन इतनी, ऐसे करके मारूंगा। तो सादत खां बुरहानुल मुल्क को आत्महत्या करनी पड़ी नादिर शाह के डर से। ये भी क्वेश्चन बना कि नादिर शाह के डर से किस अवध के नवाब ने क्या कर दिया? आत्महत्या कर दी। तो सादत खां बुरहानुल मुल्क ने की आत्महत्या। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर नादिर शाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। ठीक है। और तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। क्योंकि उसके बाद नादिर शाह अपने साथ ले गया किसको? तख्ते ताउस को। और उस मूर्ख को यह पता ही नहीं था कि इस पे कोहिनूर लगा हुआ, और कोहिनूर का एक इतिहास है कि जिसके पास गया वो बर्बाद हुआ। नादिर शाह की भी बाद में हत्या हुई। क्या हुई? उसके बाद आता है कौन? भारत पर आक्रमण कौन करता है? बताओ। नादिर शाह का टाइम बताओ जरा मुझे, कब का है? तब मैं आगे बताता हूं कि उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद आता है दुर्र दुर्रानी। कौन आता है? दुर्र दुर्रानी। और दुर्र दुर्रानी कौन? दुर्र दुर्रानी कौन? अहमद शाह अब्दाली। कौन आता है? अहमद शाह अब्दाली। समझ में आया? और उस अहमद शाह अब्दाली के जब शुरू में आक्रमण होते हैं ना, तो एक बेवकूफ सा राजकुमार होता है, उसका नाम भी अहमद शाह होता है। क्या होता है? और अहमद शाह उस अहमद शाह अब्दाली को हरा देता है। इतिहास में बड़ी अजीब सी बात है। ये अहमद शाह अब्दाली 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में सबसे बड़ी शक्ति भारत की मराठों को पराजित करता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब वो आक्रमण करता है तो एक अहमद शाह नामक राजकुमार से क्या होता है? पराजित हो जाता है। समझ में आया? लेकिन धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाता है, बढ़ाते 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 इतना बढ़ा देता है कि 1761 में भारत पर जिन लोगों ने शासन करना था, कौन? मराठे, उनको हरा देता है। कौन? नादिर शाह का काल पूछा मैंने कब? नहीं, भारत पर जब आक्रमण किया कब किया उसने? 1739 में। 1739 में भारत पर आक्रमण किया मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। इतना समझ में आया? मैं थोड़ा आगे लेके चला गया आपको, ताकि ऐसा होता है ना, ट्रेलर दिखा देना चाहिए कि अब आने वाली पिक्चर ये है, आगे हमने ये पढ़ना है, तो अभी से याद करना स्टार्ट कर दीजिए। समझ में आ रहा है? हाँ। अब मराठे क्यों हारे? अच्छा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके समय हुआ? तीसरे पेशवा के समय हुआ। पहले बालाजी विश्वनाथ थे, फिर बाजीराव थे, फिर बालाजी बाजीराव थे। तो बालाजी बाजीराव तीसरे पेशवा के समय तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ, बालाजी बाजीराव के समय हुआ। ठीक है। बड़े बड़े मराठा सरदार क्या हो गए? क्या हो गए? मर गए, उसमें शहीद हो गए। और क्यों हारे ये? क्योंकि आमने सामने की लड़ाई लड़ी, अपनी पैटर्न को छोड़ दिया इन्होंने। गुरिल्ला युद्ध करते तो जीत जाते, लेकिन क्या हुआ कि आमने सामने की लड़ाई में मराठे क्या हो गए? पराजित हो गए। समझ में आ गया? फिर दूसरा, पूरा सब कुछ लेके चलते थे ना, रानियां भी चल रही तो दासियां भी चल रही, तो सब चल रहा, टेंट चल रहे हैं पूरे। अरे भाई लड़ो यार, क्या एक गड़बड़ हो गई है कि पूरा खेमा चल रहा है जिसे बोलते हैं, पूरा एक शहर बसा देते थे ये लोग। जहां पर अब लड़ाई है ना, तो हल्का फुल्का पिक्चर में दिखा रखा होगा, तो सब चल रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए। लड़ाई के समय सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? लड़ाई होनी चाहिए। जैसे नेपोलियन ने लड़ी। किसने लड़ी? नेपोलियन सोता ही नहीं था कि नेपोलियन बोनापार्ट सोता ही नहीं था, लड़ रहा है लड़ रहा है। तो ये कहानी है। याद हो गया कि तख्ते ताउस,
तो 50% भैया किसका शोषण हो रहा है? किसानों का हो रहा है। किसका? 50% तो राज्य ले रहा है। उसके बाद मैंने कहा 1%, 2.5%, 5% करते करते किसान के पास कुछ बच ही नहीं रहा है, और हम खुश हो रहे हैं ताजमहल देख के, अरे शाहजहां ने बनाया, है ना, प्रेम की निशानी है। क्या है? होगी कब्र। चलो जी, जबकि कुओं एवं सिंचाई भूमि पर 1/3 भाग ही लिया जाता है। जबकि कुओं और सिंचाई, शाहजहां के समय में कुओं और सिंचाई भूमि पर 1/3 भाग ही लिया जाता था। इतना समझ में आ गया। अब शाहजहां के काल में भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन का प्रारंभ हुआ। ठेकेदारी से कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि ठेके पर भूमि को देने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? आंसर शाहजहां ने किया। ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी। ये मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। किसानों का शोषण होगा तो क्या होगा? दिक्कत होगी। औरंगजेब को ही दिक्कत फिर आगे चलकर, ठीक है, जिससे राज्य और किसानों का संपर्क प्रत्यक्ष रूप से टूट गया। ठीक है। शाहजहां ने जमा और हासिल के अंतर को पूरा करने के लिए मासिक अनुपात के आधार पर वेतन देने और उसी अनुपात में सैनिक दायित्वों में कमी करने का आदेश दिया था। जमा और हासिल, जमा और हासिल नहीं बोलते हम। प्रॉफिट कितना हुआ भाई? जमा तो इतना हुआ, पर प्रॉफिट कितना हुआ? हासिल। शाहजहां के काल में राज्य की लगभग 70% भूमि जागीर की रूप में जागीरदारों को दे दी गई थी। 70% भूमि जागीरदारों को दे दी गई। किसानों को भू राजस्व देने के अलावा भूमि की पैमाइश करने वाले व्यक्ति को प्रति बीघा 1 दाम के हिसाब से जाबिताना देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था यार? अगर किसी के पास 10 बीघा जमीन है तो 10 दाम देने पड़ेंगे उसे। किसको? जो भूमि नापने आ रहा है। पैमाइश करना मतलब भूमि नापने जोखने आ रहा है, उसको जाबिताना देना पड़ेगा। भूमि की पैमाइश के संबंध में होने वाला व्यय, अब पैमाइश में भी व्यय हो रहा होगा, उसके लिए फिर जरीमाना देना पड़ता था उसको। क्या देना पड़ता था? जो कि 2.5% होता था। कितना? और महासिलाना देना पड़ता था 5%, और दशहरी देना पड़ता था, एक उपकर था, और आबवाब देने पड़ते थे, लोकल टैक्स। तो बचा क्या भाई? फिर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, है ना। ऐसे ही समझ लो, जैसे अब माना 30,000 की नौकरी करोगे, 15,000 का मोबाइल आ गया। क्या आ गया? 15,000 का मोबाइल आ गया, 5,000 का स्कूटी में तेल पड़ गया, रिचार्ज कर दिया, टीवी रिचार्ज कर दिया। क्या बचा? क्या खाने के लिए? खाने पर कितना खर्च कर रहे हो आप? इकोनॉमिक्स में एक नियम है, जैसे जैसे जो गरीब होता है वो सबसे ज्यादा परसेंटेज किस पर खर्च करता है? खाने पर। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? अभी आप बेरोजगार हो, 100 रुपये हैं, 100 रुपये में आप 80 रुपये खाओगे, क्या करोगे? 20 रुपये कुछ और अन्य चीज़ों में। लेकिन जब आपका पैसा बढ़ेगा, जब आप 1 करोड़ रुपए महीना कमाओगे, तब क्या करोगे? कितना खाओगे? 50 लाख का खाओगे? नहीं, कम खाओगे। ज़्यादा कितना खाओगे? 1 लाख, 2 लाख नहीं खाओगे। क्यों? तब घर में नहीं खाता ना आदमी, तब बड़े बड़े होटलों में जाता है ना। फिर वहाँ पे खुश होता है वो। क्या? एक आलू होगा भुजा हुआ सा, उसके ऊपर एक पुदीना का पत्ता होगा। कितने की डिश है जी? ये 5,000 की। क्या क्या है इस आलू की विशेषता कि ये भाड़ में बुढ़ाया हुआ है, भाड़ में बढ़ाया हुआ आलू है। उसके ऊपर एक पुदीना का पत्ता, थोड़ी सी चटनी, ऐसे स्माइल उसमें, एक मतलब 2 आंखें होंगी, और कितने का है? क्या खाओगे? डांसिंग मैंगो। एक आदमी आएगा घड़ा हिलाते हुए, धुआं निकल रहा होगा, उसमें 2 आम निकाल के रखेगा। आप पूछोगे क्या है ये? तो भाई बाजार से खरीद लो ना। पर मैंने कहा जब धन आता है तो बुद्धि भी क्या हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है। और ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि जब लक्ष्मी आती है तो वो जाने के भी रास्ते ढूंढती है ना। तो दशहरी समझ में आ गया, नामक अनेक। तो जैसे जैसे पैसा ज्यादा होगा तो खाने पर कम, और लग्जरियस चीजें, लग्जरियस जो चीजें होंगी उस पर ज्यादा, विलासिता की वस्तुओं पर आप क्या करोगे? ज्यादा खर्च करोगे, है ना। आपसे ज्यादा आपकी क्या गाड़ी खा रही होगी, आपसे ज्यादा आपका मोबाइल खा रहा होगा, है ना। हाँ। दशहरी नामक कर प्रति बीघा के हिसाब से वसूल किया जाता था भाई। क्या? आब वाब क्या थे? लोकल टैक्स थे। आब वाब क्या थे? एक बार इतना ही क्वेश्चन में ना, लोकल टैक्स थे। इतना समझ में आ गया। अब हम कर रहे हैं मुगल कालीन राजस्व के अन्य स्रोत। क्या कर रहे हैं? तो रेवेन्यू और कहां कहां से
मुगल काल में जनरेट होता था। तो मुगल काल में भू राजस्व, खिराज बोलते थे इसको। मैंने कहा इस्लाम में 4 प्रकार के टैक्स हैं, जजिया, जक़ात, खराज और खम्स। जजिया नॉन मुस्लिम पे, जक़ात मुस्लिम पे। जजिया, जक़ात, खराज, खराज जो है लैंड टैक्स है, और खुम्स युद्ध में लूटा गया धन में से राजा का हिस्सा 20%, 80 किसको? सैनिकों को। अलाउद्दीन खिलजी के समय में 80 रुपए अलाउद्दीन खिलजी ने रखे, 20 रुपए सैनिकों में बांटे, ऐसा भी हुआ। तो मुगल काल में भू राजस्व यानी खराज के अतिरिक्त भी अनेक धार्मिक, सामाजिक और स्थानीय कर लिए जाते थे। बाबर और हुमायूं ने हिंदुओं से जजिया, नॉन मुस्लिम पर लगने वाला टैक्स जजिया, ठीक है, और मुसलमानों से जक़ात लिया। जक़ात मतलब मुसलमानों से लिया जाने वाला, मुसलमानों की भलाई पर किया जाने वाला जो कर था, खर्च किया जाने वाला कर था, वो क्या था? जक़ात। 2.5% होता था। 100 रुपये कमाओगे तो 2.5 रुपये मुसलमानों को देने पड़ते थे। जजिया ज़्यादा था, पर पर्सन देना पड़ता था। क्या? पर पर्सन देना पड़ता था। जो नहीं देते थे फिर वो कन्वर्ट हुए इस्लाम में। भारत में इस्लाम के आगमन के पश्चात से ही यहाँ के हिंदुओं से जजिया नामक कर वसूल किया जाने लगा। जजिया सामान्यतः ब्राह्मणों, साधु सन्यासियों, अनाथों, स्त्रियों से नहीं लिया जाता था। लेकिन एक आपने पढ़ा होगा फिरोज शाह तुगलक, उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। ब्राह्मण हिल गए अंदर से, क्योंकि वो तो विशेषाधिकार संपन्न वो थी ना, क्या वर्ण था। ब्राह्मणों पर कभी जजिया दिया ही नहीं था ब्राह्मणों ने। फिरोज शाह तुगलक ने कहा नहीं भाई, ब्राह्मणों को भी क्या करना पड़ेगा? जजिया देना पड़ेगा। तो कौन सा दिल्ली सुल्तान जिसने ब्राह्मणों से जजिया लिया? आंसर फिरोज शाह तुगलक, है ना। अब भिखारियों से क्या, जैसे अब भिखारियों से नहीं लिया जाता था जजिया, बच्चों से नहीं लिया जाता था, स्त्रियों से नहीं लिया जाता था, कि है ना। अब बच्चे कहां से देंगे भाई? या भिखारी कहां से देगा? जिसकी खुद की स्थिति खराब है वो जजिया नहीं दे सकता था। चलो, मुगल काल में बाबर और हुमायूं ने भी हिंदुओं से जजिया कर वसूला था। 1664 में अकबर ने पहली बार इस धार्मिक कर को समाप्त किया। मैंने आपको बताया था दातिज 62, 63, 64 3 सन याद रखने हैं। 62 में दास प्रथा का अंत किया, 63 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की, और 64 में उसने जजिया कर समाप्त कर दिया। किसने? अकबर ने। अकबर से बहुत पहले वुड शाह, कश्मीर का एक नरेश था जिसका नाम था वुड शाह, जिसको कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। वुड शाह मतलब महान नरेश। जैनुलाब्दीन, कौन? अकबर बहुत बाद का है, जैनुलाब्दीन बहुत पहले का है। जैनुलाब्दीन ने भी हिंदुओं से जजिया कर लेना बंद कर दिया था। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले जजिया किसने खत्म किया? अब उसमें जैनुलाब्दीन भी ऑप्शन था, उसमें अकबर भी था। तो जिसको जैनुलाब्दीन का सन नहीं पता होगा कि जैनुलाब्दीन पहले का है, अकबर बहुत बाद का है, तो उसने अकबर लगाया। लेकिन जिनको पता था कि जैनुलाब्दीन पहले का है, उन्होंने जैनुलाब्दीन लगाया। एक बार क्वेश्चन ये भी बना कि जैनुलाब्दीन को वुड शाह कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? महान नरेश। कश्मीर कभी जाओगे तो नाम लेना जैनुलाब्दीन का, पता होगा सभी को। जैनुलाब्दीन, कश्मीर का अकबर कौन? वुड शाह, जैनुलाब्दीन। समझ में आ गया? तो अकबर ने भाई इस धार्मिक कर को समाप्त कर दिया 1664 में। नहीं भाई, कब? 1564 में। 1605 में तो मर गया था ना अकबर। 1564 में किया होगा ना उसने, 1605 में मरा ना अकबर। अरे भाई 1601 में उसकी अंतिम विजय असीरगढ़ का किला, 1605 में मृत्यु हो गई। किसकी? अकबर की। हाँ जी, 1605 में मरा ना अकबर। हाँ ठीक है जी। औरंगजेब ने अपनी धार्मिक असहिष्णुता की नीति के चलते इस कर को 1679 में पुनः लागू कर दिया। औरंगजेब था वो, है ना, कट्टर था, कट्टर मुस्लिम था, साथ में असहिष्णु था, धार्मिक असहिष्णु। 1679 में फिर दोबारा उसने जजिया कर लगा दिया। 1713 में फर्रुखशियर ने इसे पुनः समाप्त किया। किसने? फर्रुखशियर लेटर मुगल में पढ़ते हैं, उत्तरवर्ती मुगल में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद के जितने शासक हैं सब उत्तरवर्ती मुगलों में आते, लेटर मुगल में आते हैं। इतना समझ में आ गया? तो 1713 में फर्रुखशियर ने क्या कर दिया भाई? क्या कर दिया? जजिया कर दोबारा खत्म कर दिया। फर्रुखशियर का एक और काम आता है। क्या काम आता है? सुनहरा फरमान। किसका?
फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया 1717 में, चेक करो जरा। उसने कहा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बस 2-3 हजार रुपए दे दो और उसके बदले में क्या करो, बिना चुंगी दिए हुए क्या क्या करो, व्यापार करो। चुंगी नहीं लगती थी अंग्रेजों पर। किसने खत्म की? फर्रुखसियर ने। गड़बड़ कर दी उसने। सुनहरा फरमान देखो कब का है, 1717 फर्रुखसियर के समय का है। फर्रुखसियर के समय। अब क्यों दिया फर्रुखसियर ने ऐसा? दरअसल फर्रुखसियर पर एक फोड़ा हुआ, एक बीमारी हुई, गंभीर बीमारी। क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन असाध्य रोग बताते हैं कि गंभीर बीमारी हुई। तो डॉक्टर हैमिल्टन ने उसका इलाज किया। डॉक्टर, अंग्रेज था डॉक्टर हैमिल्टन, इलाज किया। तो अंग्रेज तो बड़े चालाक होते हैं। फर्रुखसियर सही हो गया। हैमिल्टन ने कहा जी वो थोड़ा सा अंग्रेजों को कुछ रियायतें दे देते। उसने हाँ बादशाह हूँ, क्या चाहिए? उसने कहा जी बिना क्या चुंगी दिए अगर व्यापार करने की अनुमति। उसने कहा हाँ लो, सुनहरा फरमान लो, 1717 का सुनहरा फरमान। फर्रुखसियर, धूर्त कायर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शायद जनता इसको कायर बोलती थी, धूर्त कायर। क्या बोलती थी? ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की किसने? निजामुल मुल्क चिनक्लिज खां आसफ जहां। किसने की? आसफ जहां तो उसकी उपाधि है। चिनक्लिज खां नाम क्या है उसका? तो निजामुल मुल्क, मुल्क का निजाम, ये भी उपाधि है उसकी। क्या है? और आसफ जहां भी उपाधि है। तो आपने चिनक्लिज खां याद रखना है। निजामुल मुल्क चिनक्लिज खां आसफ जहां को दक्कन के 6 सूबे किसने दिए थे? ढूंढो। दक्कन के 6 सूबे किसने दिए थे? फर्रुखसियर नहीं दिए थे शायद। किसने दिए थे? अरे भाई किसने दिए थे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करो, वॉइस रिकॉग्निशन का यूज करो। फिर दोबारा ट्रेलर दिखा रहा हूं मैं कि अभी भविष्य में आपने ये पढ़ना है। तो मैंने कहा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? निजामुल मुल्क चिनक्लिज खां आसफ जहां ने की। किसने की? निजामुल मुल्क चिनक्लिज खां आसफ जहां ने की। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। किस पर स्थित है? तो वो जो दक्कन के 6 सूबे फर्रुखसियर ने दिए थे ना उसको, उन्हीं सूबों पर उसने क्या किया? हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। क्या की? और क्यों की उसने ऐसा? भाई वो औरंगजेब के शासनकाल देखा था उसने। औरंगजेब के समय में बड़ी इज्जत थी मुगल बादशाहों की। बाद में वो परेशान हो गया। मुगलों के यहाँ हर समय क्या नाच गाना, शराब, ये सब चीजें। उसने कहा कुछ तो होना नहीं यहाँ पर, चलता हूं। तो फिर भी जो लेटर मुगल हैं वो जानते थे कि ये सबसे योग्य व्यक्ति है। कौन? चिनक्लिज खां। उसको आसफ जहां की भी उपाधि दी गई। आओ भाई हमारे वजीर बन जाओ और थोड़ा संभालो, हमारे बस का तो है नहीं। हमें तो क्या करनी है? मुगल बादशाहों ने कहा हमें तो शराब पीनी है, नाच गान देखना है, विलासिता में डूबे रहना है। आप देख लो, आओ आसफ खां की उपाधि देते हैं आपको। आया, वो देखा उसने, बहुत बुरे हाल। तो होता ही है, जिसने अनुशासन देखा होगा औरंगजेब के दरबार का, और वो ऐसे देखेगा। तो फिर उसने कहा बेकार है यार। वो चला गया कहाँ? नीचे। कहाँ? नीचे चला गया। नीचे चला गया तो सुकरखेड़ा का युद्ध लड़ना पड़ा इसे। कौन सा? क्योंकि मुगल बादशाह ने भेजा मुबारिज खां को। मुबारिज खां को कहा कि भाई ये आ रहा है कौन? निजामुल मुल्क चिनक्लिज खां आसफ जहां, इसको रोको, कहीं ये स्वतंत्र राज्य की स्थापना ना कर दे। क्या ना कर दे? स्वतंत्र राज्य की स्थापना ना कर दे। तो एक युद्ध हुआ सुकरखेड़ा का युद्ध, जिसमें निजामुल मुल्क चिनक्लिज खां आसफ जहां ने मुबारिज खां को हरा दिया। ठीक है। और इस प्रकार सुकरखेड़ा के युद्ध में जीतने के बाद उसने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। अब मुझे आपने बताना है कि सुकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1724। 1724 में। और 1724 किस मुगल बादशाह का काल था? लेटर मुगल का। सब किताबों में ही है भाई। लेटर मुगल में जाओ, देखो 1724 में कौन है ना? तो ट्रेलर दिखाऊंगा तो याद रहेगा आपको आगे। क्या रहेगा? याद रहेगा।
तो फर्रुख सियर से कुछ चीजें याद आई तो मैंने वो यहीं पर क्लियर कर दी आपकी, आगे भी बताऊंगा। हाँ जी। निजा अरे भाई मैं मुगल, लेटर मुगल की बात कर रहा हूं। 1724 में किसका काल है? वारिस खान नहीं भाई, उससे पहले देखो। चिंगेज खान अरे भाई राजा बोल रहा हूं मैं, राजा, मुगल बादशाह। मोहम्मद शाह हाँ तो मोहम्मद शाह रंगीला, कब से कब तक? हाँ तो 1724 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय हैदराबाद क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। और स्वतंत्र कैसे हुआ? क्योंकि 6 सूबे दक्कन के किसने दिए थे? फर्रुख सियर ने दिए थे। ये गलती कर दी थी उसने, सबसे योग्य व्यक्ति को दक्कन के 6 सूबे दे दिए। जब उसने देखा दरबार में नहीं चलने वाली भाई मेरी, उसने कहा चलो नीचे दक्कन में, है ना। और फिर ये निजाम जो है ना, हैदराबाद का निजाम, ये चलता रहेगा कहां तक? हाँ जी, बहुत बात तक चलता रहेगा। और ये निजाम क्या करेगा? ये मराठों को भी दिक्कत करेगा। ये निजाम किसको दिक्कत करेगा? ये हैदर अली को भी दिक्कत करेगा। ये बिन पेंदी का लोठा होगा आगे चलकर। ये तो मर जाएगा, लेकिन इसके जो वंशज होंगे वो बिन पेंदी के लोठे होंगे। कभी तो मराठों के साथ मिलकर लड़ रहे होंगे, कभी मराठों के विरुद्ध लड़ रहे होंगे, कभी हैदराबाद के साथ लड़ रहे होंगे, कभी हैदराबाद के विरुद्ध हैदराबाद के सॉरी में टीपू सुल्तान सॉरी हैदर अली के, कभी तो हैदर अली के विरुद्ध लड़ रहे होंगे और कभी हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ रहे होंगे। जहां से प्रॉफिट मिलेगा उस तरफ ये बिन पेंदी के लोटे क्या करते थे? इनको ये नहीं पता था कि भैया मिल लो, एकजुट हो जाओ। अभी हैदर अली ने बोल भी दिया था कि मैं, अगर ये लोग साथ दें तो मैं अंग्रेजों को निकाल दूंगा इस धरती से। लेकिन नहीं समझे उस समय लोग। बाद में क्या हुआ? बाद में फिर बताइए, है ना। विलेज अली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन? हैदराबाद, हैदराबाद का निजाम। विलेज अली की सब्सिडरी अलायंस, विलेज अली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला आदमी कौन? हैदराबाद का निजाम, निजाम अली। हैदराबाद का निजाम अंग्रेजों ने कैप्चर कर दिया फिर उसके बाद। समझ रहे बात? तो फर्रुख सियर से याद आया, मैंने आपको बता दिया। आगे, जजिया का निर्धारण 3 श्रेणियों में किया जाता था भाई, जो आय के आधार पर वसूल किया जाता था। 10,000 दिरहम से अधिक संपत्ति वालों से 48 दिरहम जजिया के रूप में वसूला जाता था। जिसकी 10,000 दिरहम होती थी उससे 48 दिरहम, जिसकी 200 दिरहम से 10,000 दिरहम के बीच में होती थी उस व्यक्ति से 24 दिरहम लिया जाता था। कितना? और जिसकी 200 दिरहम से कम संपत्ति होती थी उससे 12 दिरहम। तो भाई सबसे ज्यादा कन्वर्ट कौन हुए? 200 दिरहम से नीचे वाले। अरे यार 10,000 में से अगर कोई 48 दिरहम दे देगा कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 रुपए में से 48 दिरहम दिए जा सकते हैं, ठीक है। 200 दिरहम से 10,000 के बीच में जो होगा वो भी दे सकता है 24 दिरहम। लेकिन जिस बेचारे के पास 200 दिरहम होंगे खाली, अगर वो 12 दिरहम प्रति व्यक्ति देगा तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। अगर माना उसके परिवार में 5 लोग भी हुए तो 12 पंजे 60 दिरहम तो ऐसे चले गए। 140 दिरहम में क्या करेगा? खाएगा पिएगा या क्या करेगा? तो कन्वर्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? इसलिए जो गरीब लोग थे वो कन्वर्ट हो गए। किसके समय में? जजिया की वजह से। इतना समझ में आया? मुगल प्रशासन से जजिया 1720 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में जाकर अंतिम रूप से समाप्त हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में अंतिम रूप से जजिया कर जो है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्लियर हो गया? हालांकि फर्रुख सियर ने भी किया था 1713 में, लेकिन अंतिम रूप से समाप्त नहीं हो पाया, बीच बीच में लगता रहा। अब क्या हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला जब आया तो 1720 में अंतिम रूप से समाप्त हो गया जजिया। ठीक है। जकात भाई, मुसलमानों से उनकी संपत्ति की राज्य द्वारा सुरक्षा करने के एवज में 2.5% या 1/40 बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? 1/40वां भाग वसूला जाता था। किंतु मुगल सम्राटों द्वारा इसे कर को केवल आयात व सीमा शुल्क के रूप में ही लिया जाता था। किस रूप में? हर मुसलमान से नहीं लिया जाता था, सिर्फ आयात और सीमा शुल्क के रूप में ही लिया जाता था। अकबर ने अपने शासनकाल में जिन करों को बंद किया था उसमें जकात भी एक कर था। क्या? जकात लेना भी बंद किया उसने। किंतु राजसी मनाही होने के बावजूद या किसी ना किसी रूप में लिया जाता रहा। फलस्वरूप औरंगजेब ने इस कर को न लेने की पुनः मनाही करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? उसने कहा भाई मुसलमानों से मत लो, है ना। खुम्स, अगला है खुम्स, युद्ध में लूटा गया धन।
तो 1/5 भाग होता था भाई किसका, राजा का, 4/5 भाग होता था सैनिकों का। लेकिन मैंने कहा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 4/5 खुद खा गया, 1/5 बांटा किसमें, सैनिकों में। बड़े निराश हुए होंगे सैनिक, है ना। अब देखो ना यहाँ पे लूट शब्द दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, इसका मतलब लूट क्या है, जायज है। यानी किसी अगर राज्य को जीतना है तो उसको लूटना है, क्या करना है, और लूटना है। और उसमें उसमें भी नियम बने हुए कि राजा का इतना होगा, सिपाहियों का इतना होगा। तो ये थोड़ा सा क्या गड़बड़ है। मुगल काल में खुम्स नामक कर समाप्त हो गया, क्योंकि मुगल सैनिक वेतन भोगी हो गए। इस प्रकार युद्ध में लूट में प्राप्त संपूर्ण राज्य को, संपूर्ण धन किसको प्राप्त होता था, राज्य को प्राप्त होता था। मुगल सम्राटों को अधीनस्थ राजाओं तथा मनसबदारों द्वारा समय समय पर जो पेशकश, नकदी या नजर प्राप्त होती थी, उसे भी राज्य की आय में वृद्धि होती। जो अधीनस्थ राजा थे उन्हें नजराने देने पड़ते, नहीं बोलते नजराना लेके आया हूँ, क्या लेके आया हूँ, तो नजर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, नजर। और पेशकश, क्या लेके आते थे, पेशकश, थालियों पे कुछ सोने के लिए आए, मोती के लिए आए, भाई हम पे आक्रमण मत करना, हम आपके क्या हैं, अधीनस्थ हैं, है ना। तो इस देश में फिर भ्रष्टाचार नहीं होना है, होगा जो सबॉर्डिनेट होगा वो क्या करेगा, जो सबसे छोटा होगा वो क्या करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, घूस लेगा, और अपने ऊपर वालों को क्या करेगा, पोषित करेगा ऐसे में। तो ये प्रथा चली आ रही है। असदुल्ला खां गालिब ने उस जमाने में बोल दिया। असदुल्ला खां गालिब कौन, गालिब पता है ना, मतलब बहादुर शाह जफर का समकालीन है गालिब। उसने कहा कि एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, क्या है, एक बहमन, बहमन बोलते हैं ब्राह्मण, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, जुल्म की रात बहुत जल्द ढलेगी अब तो, आग चूल्हों में हर एक रोज जलेगी अब तो, भूख के मारे कोई बच्चा नहीं रोएगा, चैन की नींद हर एक शख्स यहाँ सोएगा, कुछ इस तरह से बोला। आंधी नफरत की चलेगी न कहीं अब के बरस, प्यार की फसल उगाएगी जमी अब के बरस, सुना है अब ना कोई खून खराबा होगा, कत्ल होगा ना, कुछ ऐसे बोला उसने, खून खराबा होगा। लास्ट में बोलता है कि रहनुमाओं ने जो डाला है वो जाल अच्छा है, क्या, रहनुमाओं ने, रहनुमा समझते हो, ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं, रहनुमाओं ने जो डाला है वो जाल अच्छा है, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मतलब खाली इन बातों से दिल को ही खुश रखा जा सकता है, बाकी होना जाना कुछ नहीं है ना। जैसे क्या, अब जी नए इलेक्शन आएंगे, नए वादे किए जाएंगे, फिर बोला जाएगा रोजगार देंगे हम, और फिर ले दे के ढाक के 3 पार, है ना। चलो देखते हैं क्या होता है। तो उत्तराखंड में रोजगार, चलो आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राटों को अधीनस्थ राजाओं को मनसबदारों द्वारा समय समय पर पेशकश, है ना, मनसबदारों द्वारा समय समय पर पेशकश यानी नकदी और नजर प्राप्त होती थी, उससे भी राज्य की आय में वृद्धि होती थी। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने आज्ञा दी कि नकद पेशकश को नजर कहा जाए, क्या कहा जाए, नजर कहा जाए, और शहजादों द्वारा सम्राट को दिए गए उपहार को नियाज, जो शहजादे हैं वो क्या करेंगे, नियाज, एवं अमीरों के उपहार को निसार कहा जाए, क्या कहा जाए। जबकि निसार एक सिक्का था, निसार नामक सिक्का, पेट कटा शौ होता है मेरे ख्याल से उसमें, निसार नामक सिक्का किसने चलाया था, जहांगीर ने। निसार एक सिक्का था और उसमें देखना पेट कटा शौ है, और ये निसार है सब्जी वाला शौ। तो जहांगीर ने, आना चलाया था शाहजहां ने, आना किसने चलाया था, 4 आना, 8 आना, 12 आना बोलते हैं, हाँ ऐसे लिखा हुआ निसार, पेट कटा शौ नहीं है। ठीक, चलो जी। तो औरंगजेब ने कहा भैया जो नगद पेशकश की जाएगी उसको नजर कहा जाए, शहजादे जब देंगे तो उसको नियाज कहा जाए, और अमीर लोग जब उपहार लेके आएंगे तो उसको निसार कहा जाए, ताकि अलग अलग गिफ्ट पता चल जाए कि भैया कौन कौन से गिफ्ट है ना। गिफ्ट नहीं लेने हैं भाई, क्या नहीं लेने, वो भी भ्रष्टाचार होता है। क्या होता है, भले ही वो दिवाली में मिठाई के रूप में ड्राई फ्रूट लड्डू आए आपके, वो भी क्या है, गिफ्ट है, क्या है, गिफ्ट है। जब आप अभी बेरोजगार हो, अभी ले सकते हो, अगर कोई दे रहा है तो खा लो, क्या दिक्कत है। लेकिन जब आप उच्च पद पर बैठते हो तब किसी की चाय नहीं पीनी है, किसी से कोई गिफ्ट नहीं लेना है, समझ में आ गया, तभी आप ईमानदार कहलाओगे, नहीं तो लड्डू बड़े भारी पड़ेंगे भाई।
मुगल काल में वारिस विहीन अमीर, वारिस वारिस बोलते हैं, जैसे औलाद होती है ना आगे, तो वही वारिस होती है। तो वारिस विहीन अमीर की संपत्ति को राजगमिता कानून द्वारा बैतल माल यानी शाही खजाने में जमा कर लिया। राजगमिता का मतलब जहां आपका पद गया, आपका सब कुछ गया। क्या गया? तो जो अमीर होते थे, अगर उनका वारिस नहीं है कोई, तो वो सारा का सारा राजगमिता कानून के तहत कहाँ चला जाता था? बैतल माल। बैतल माल बोलते थे शाही खजाने में जमा हो जाता था। कहाँ जमा हो जाता था? शाही खजाने में जमा हो जाता था। इतना समझ में आ गया? अकबर ने विवाहों को रजिस्ट्री प्रथा चलाई भाई, रजिस्टर्ड कराने पड़ते थे विवाह। किसके समय में? अकबर के समय में। इसके लिए शुल्क लगता था। क्या लगता था? शादी करने पे भी शुल्क लग रहा है। ठीक। जहांगीर ने अपने समय में तमगा नामक कर को समाप्त किया। कौन सा कर? तमगा नामक कर समाप्त कर दिया था। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद पढ़ना हमने भूमिदार। टाइम बताइए। तो भूमिदार 1 घंटे की हो जाएगी भाई। चलो कोशिश करते हैं। भूमिदार भाई, मुगल साम्राज्य का अधिकांश भाग भूमिदान के रूप में दिया गया। ठीक है, भूमिदान दिया जाता था मुगलों के समय। भूमिदान कितने प्रकार के होते थे? पहली जागीर। भूमिदान कैसा कैसा होता? जागीर। वह भूमि जो मनसबदारों को उनके वेतन के बदले दी जाती थी, उसको क्या बोलते थे? जागीर। मनसबदारों को वेतन के बदले दी गई भूमि को जागीर कहते थे। और यह हस्तांतरित भी होती थी, ट्रांसफर होता था एक जागीरदार का दूसरे जागीर में। क्या भैया, आप श्यामपुर के जागीरदार हो, पता चला कुछ समय बाद आप कहाँ के? रायवाला के जागीरदार हो। और रायवाला वाला कहाँ का? श्यामपुर का। आपका ट्रांसफर हो गया भाई, अब कहाँ? वहां चले जाओ, आप हरिद्वार चले जाओ। समझ में आया? तो जागीरों का ट्रांसफर भी होता था। वतन जागीर किसे बोलते थे? अधीनस्थ राजाओं को उनके ही शासन क्षेत्र में दी गई जागीर को वतन जागीर बोलते थे। जो अधीनस्थ राजा होते थे, अगर उनको उनके ही क्षेत्र में जागीर दी जा रही है, तो ऐसी जागीरों क्या बोलते थे? वतन जागीर बोलते थे। इस पर उनका वंशानुगत अधिकार होता था और यह हस्तांतरित नहीं होती थी। क्या होता था? वंशानुगत अधिकार। ये चीजें याद करनी है आपने। वंशानुगत अधिकार, हस्तांतरित नहीं होती थी वतन जागीर। ठीक है जी। सबसे पहले वतन जागीर को साम्राज्य में मिलाने का प्रयास औरंगजेब ने किया, और मारवाड़ के जो वतन जागीर है उसको अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की। ये गलती कर दी इसने। राजपूतों से पंगा ले लिया। किसने? औरंगजेब ने। वो भी मारवाड़ से। किससे? वो भी राजपूतों से। तो फिर मुगल साम्राज्य का पतन तो निश्चित हो गया यहाँ पर। ठीक है। तो मारवाड़ की वतन जागीरों को साम्राज्य के में मिलाने का प्रथम प्रयास जो किया, वो किसने किया? औरंगजेब ने किया। अब भाई दूसरी तरह की जो भूमि होती थी, भूमिदार जो होते थे, वो होते मदते माश। क्या होते थे? सयूरगल भी बोलते हैं इसको, मिल्क भी बोलते हैं। मिल्कियत नहीं बोलते हम, मिल्कियत, मेरी मिल्कियत है इस पर। मिल्कियत मतलब अमलका। क्या बोलते हैं? अमल का। मिल्कियत मतलब अधिकार, कि ये इस चीज पर मेरी मिल्कियत है। ठीक है। तो मैंने कहा सयूरगल भी बोलते थे, मिल्क भी बोलते थे, मदते माश भी बोलते थे। इस नाम से जानी जाती थी ये भूमि। राजस्थान में से शासन कहते थे। क्या कहते थे? शासन कहते थे। यह भूमि स्थायी एवं वंशानुगत होती थी। क्या होती थी? स्थायी होती थी, वंशानुगत होती थी। यह भूमिदान सद्र सुदूर द्वारा धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता। सद्र सुदूर अधिकारी होता था, धार्मिक अधिकारी। वो धार्मिक व्यक्तियों को देता था, विद्वानों को देता था, गरीबों को देता था, अपाहिजों को देता था, विधवाओं को देता था। और क्यों देता था? उनके जीविकोपार्जन के लिए। क्यों देता था? यद्यपि अकबर इस अधिकार का स्वयं उपभोग करता था। वो सद्र सुदूर से नहीं दिलवाता था, खुद देता था। क्या देता था? इस अधिकार का स्वयं उपभोग करता था। वह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्रही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। कौन? मदते माश, सयूरगल या मिल्क, है ना। फिर होता था भाई एम्मा। यह भूमि प्रार्थना एवं प्रशंसा के लिए मुस्लिम धर्मविदों एवं उलेमाओं को दी जाती थी। किनको? क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। प्रार्थना एवं प्रशंसा के लिए मुस्लिम धर्मविदों को और उलेमाओं को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? आंसर एम्मा। ऐसे ही वक्फ, सुन्नी वक्फ बोर्ड सुना है? वक्फ क्या था? धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि एवं धन संपत्ति क्या कहलाता था? वक्फ कहलाता था। क्या कहलाता था? ठीक है। ऐसे ही अलतमगा क्या था? जहांगीर द्वारा प्रारंभ की गई। यह तैमूरी परंपरा पर आधारित था।
यह विशेष शाही कृपा प्राप्त धार्मिक व्यक्तियों को वंशानुगत रूप से दी जाती थी। इसे विशेष परिस्थितियों में शाही आदेश द्वारा ही रद्द किया जा सकता था और यह मदते माश के अनुरूप ही होती थी। तो मदते माश और अलतमगा लगभग लगभग एक जैसी थी, लेकिन अलतमगा को किसने किया? जहांगीर ने शुरू किया। और तैमूर लंग की परिपाटी पर चला कौन? तैमूर के वंशज तो हैं ही ये, कौन? मुगल। तो तैमूर की परंपरा को अपनाया और इन्होंने विशेष शाही कृपा प्राप्त धार्मिक व्यक्ति को जो भूमि दी उसको क्या कहा गया? अलतमगा। अगर कोई गलत काम कर जाए तभी शाही आदेश से ही रद्द होती थी ये भूमि, वरना इस पर क्या? वंशानुगत अधिकार होता था। फिर होता था वजीफा। भाई अभी बोलते हैं हम स्कॉलरशिप को क्या बोलते हैं? वजीफा बोलते हैं। स्कॉलरशिप मिली। वजीफा क्या था? यह अनुदान दीन दुखियों, अपाहिजों, विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को नगद रूप में दिया जाता था। तो आज भी विद्वानों को वजीफा मिलता है, जो विद्वान बच्चे होते हैं, पेपर होता है एक स्कॉलरशिप का, है ना। इन सभी अनुदानों के लिए एक पृथक विभाग होता था जिसका अध्यक्ष सदर सुदूर होता था, किंतु अकबर के काल में इस अधिकार का प्रयोग अकबर स्वयं करता था, ताकि क्या हो? अपने हाथ से दान दिया हुआ अच्छा होता है ना। समझ में आया? तब फिर महान बनना है ना, अकबर महान बनना है, खुद ही दे दो। उससे क्या होता है? खुश होते हैं लोग। खालसा, खालसा। अब कई अमीर लोग ऐसे जिनके पास टाइम ही नहीं है दान देने का, है ना, तो वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? डोनेट कर देते हैं। ठीक है। एक संस्था है जो बाढ़ जब आती है तब वो काम करती है। कौन सी संस्था है? स्टार वालों की है वो, बताओ जरा। कहीं पर भी जब कहीं आपदा आती है तो सबसे पहले वही जाती है। एनजीओ है वो, नाम भूल रहा मैं उसका। वो क्या करती है कि खाना पीना, पानी, कपड़े, ये सब चीजें देती है। स्टार वालों की जो एनजीओ है जो कि दान करती है उसको क्या बोलते हैं? रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था उसके किसी वैसे भी सरकार का नियम है कि जो भी बड़ी औद्योगिक इकाइयां होंगी, जो भी बड़े प्रॉफिट लेने वाले क्या होंगे, उन्हें अपने पूरी कमाई का कुछ प्रतिशत भाग क्या करना पड़ेगा? सामाजिक सेवाओं में खर्च करना पड़ेगा अनिवार्य रूप से। स्टार वालों का है ये, स्टार प्लस वालों का। हाँ जी, अरे मैं संस्था पूछ रहा हूँ, एनजीओ का नाम पूछ रहा हूँ, क्या नाम है उस एनजीओ का? जब आपदा आई थी तब आई थी वो, उत्तराखंड में। ठीक है। वक्फ समझ में आ गया था भाई आपको? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और ताजमहल को भी इसी तरह के वक्फ दिए गए थे। किस तरह के? तब तक ढूंढो, मैं बताता हूं आगे। वजीफा हो गया, सदर सुदूर होता था। ठीक है, अकबर ने खुद ही किया। खालसा वह भूमि होती थी जिसका प्रबंध केंद्रीय सरकार की ओर से होता था, जिसकी आय राज्य के लिए सुरक्षित होती थी। खालसा भूमि यानी राजकीय भूमि। खालसा भूमि साम्राज्य के कुल भूमि का 20% हिस्सा थी। कितनी थी? 20% हिस्सा थी, किंतु इसका क्षेत्रफल बादशाह के मर्जी से घटता बढ़ता रहता था। जहांगीर के समय में खालसा भूमि का क्षेत्रफल बहुत कम हो गया था, किंतु शाहजहां के समय में इसकी वृद्धि हुई। खालसा जमीन को जागीर में और जागीर को खालसा भूमि में परिवर्तित किया जा सकता था। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। खालसा को जागीर में और जागीर को खालसा में परिवर्तित किया जा सकता था। जहांगीर के काल में खालसा भूमि के अंतर्गत कुल भूमि का 1/9 भाग था, जबकि औरंगजेब के शासनकाल में बढ़कर कुल भूमि का 1/5 हो गया था। तो आपने एनजीओ का नाम नहीं बताया मेरे को। हाँ जी, बताइए। गूंज, गूंज नामक संस्था। कौन? तो जहां पर भी आपदाएं आएंगी, जहां पर भी दिक्कतें होंगी, वहां पर गूंज नामक संस्था क्या होगी? क्या करेगी? बांटेगी। कपड़े बांटेगी, खाना बांटेगी, पानी बांटेगी, सब कुछ बांटेगी। और इनको डोनेशन कहां से आता है? मैंने कहा जितने भी स्टार प्लस जैसे है, स्टार के जितने चैनल प्रॉफिट कमाते होंगे ना, तो उनका अपना 1% क्या करना पड़ता है? सामाजिक कार्यों के लिए खर्च करना पड़ता है। उस डोनेशन पर क्या होता है? एनजीओज काम करती हैं। क्या करती हैं? गूंज याद रखना भाई,
इसका जो हेड था उसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। क्या मिला था? रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ठीक है, कल पढ़ेंगे अब आर्थिक अवस्था मुगलों की।